हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज 25 अक्टूबर 2023 को जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत क्या है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत RKSMB के आकलन 1 की आकलन तिथियां जो 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक निर्धारित की गई थी, उसके अंदर आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन ये है कि दोस्तों 3 से 5 के लिए जो 1 तारीख को 1 नवंबर को आयोजित होने वाली जो परीक्षा थी, आकलन था, वो 31 को ही हो जाएगा। और 6 से 8 के लिए जो 4 को निर्धारित की गई थी, वो 3 को होगी। और टाइम रहेगा दोस्तों 1:30 से लेकर 2:30 तक। शेष जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों अपन, ये दोस्तों वो पहले वाला टाइम टेबल है, जिसके अंतर्गत ये अब ये बताया गया कि जो 1 नवंबर को ये जो एग्ज़ाम होने वाली थी, ये 31 तारीख को ही हो जाएगी और समय 31 से 2:30 तक रहेगा। और इसके अंदर जो 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली थी, वो 3 को ही हो जाएगी और इसका टाइम रहेगा 31 से 2:30 तक। तो ये तो था दोस्तों संशोधित टाइम टेबल। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनमें दोस्तों सबसे पहले ये बताया गया है कि आकलन से 1-2 दिन पूर्व क्या करना है। प्रश्न पत्र का पैकेज सुरक्षा और भंडारण क्या करना है। परीक्षा से पहले PO आपको प्रश्न व उत्तर पत्रक देंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, स्कूल में प्राप्त पैकेट को सीलबंद कर परीक्षा के दिन ही खोला जाना चाहिए। और स्कूल के जो परीक्षा प्रभारी हैं, वो परीक्षा के दिन ही सुरक्षित जो भंडारण सुनिश्चित करेंगे। यानी परीक्षा प्रभारी की जिम्मेदारी रहेगी वो सीलबंद लिफाफों में और चिट चस्पा करके इसको सील करना है। सेकंड नंबर क्या है कि परीक्षा प्रशासन पर HM या प्रिंसिपल द्वारा स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसमें क्या क्या एजेंडे रहेंगे, परीक्षा के उद्देश्य एवं मूल अवधारणा के बारे में चर्चा करना, परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करना, सीटिंग ऑर्डर पर निर्णय लेना, सीटिंग अरेंजमेंट जो बच्चों की उपस्थिति हैं, जो नामांकन है उसके आधार पर अपन कैसे क्या निर्धारण करेंगे उसके बारे में चर्चा करना। और शिक्षक के अदला बदली के साथ, यानी जिस विषय के जो एग्ज़ाम है उस विषय के शिक्षक की ड्यूटी इसमें नहीं रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट दिशा निर्देश जारी हुए हैं, वो हैं इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताया गया। दोस्तों इसमें सीटिंग अरेंजमेंट क्या दिखाया गया है कि इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट रहेगी। अगर जैसे 1 से 5 का विद्यालय है और जिसमें 2 शिक्षक हैं, तो उसमें किस तरह से 2 क्लासों में करना है। जो दोनों ही क्लासें हैं उसके अंदर 2 कमरे रखेंगे, उसमें कक्षा 3, 4, 5 के जो सभी स्टूडेंट रहेंगे और दूसरे कमरे में भी 3, 4, 5 के सभी स्टूडेंट रहेंगे। इसके अलावा जैसे जो 1 से 5 तक विद्यालय हैं और 3 शिक्षक हैं, जिसके अंदर उसके अंदर 3 कमरे का जो परीक्षा करवानी है, उसमें 3 से 5 की कक्षा का एक कमरे में रहेंगी, दूसरे में 3 और 4 की रहेंगी और चौथे में 4 और 5 की रहेंगी। यानी कहने का मतलब है कि जो एक कक्षा है उसके अंदर जो विद्यार्थी हैं उनका 50% ही एक क्लास में लेना है, 50% से ज़्यादा नहीं लेना है। यानी एक कक्षा 2 कमरों में बैठाना अनिवार्य यहाँ हो गया है। इसके बाद में आगे दिया दोस्तों इसने कि कक्षा 1 से 8 तक का है, जिसमें 4 शिक्षक हैं, तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। 3 से 5 कक्षाएं, 3 और 5 कक्षा एक में बैठेगी, 3 और 4 भी एक में बैठेगी और 4 और 5, 6 एक में बैठा लेंगे। इसके अलावा 6, 7, 8 भी बैठेगी और 7, 8 भी बैठेगी। तो इसका ज़्यादातर इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, जो नीचे दिया है इन्होंने, ये क्या दिया है कि निरीक्षण के लिए कक्षा और विषय के शिक्षकों में आपस में बदला जाएगा व एक कक्षा में अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्षा में बैठाया जाएगा। यानी अगर आपके पास 20 स्टूडेंट हैं तो एक कक्षा में 10 ही आएंगे, उस क्लास के 10 दूसरी कक्षा में के अंदर दूसरे रूम के अंदर जाएंगे। इस तरह से आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है। इसके बाद में दोस्तों नकल न कराने की जो हिदायत दी गई है उसके अंदर देखते हैं, सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे के एक हाथ की दूरी या एक बेंच पर एक ही बैठाए। यानी जैसे अपन बोर्ड एग्जाम में बैठाना वैसे बैठाना है। विद्यार्थियों को उस विषय की वर्कबुक, वर्कशीट या कॉपी का इस्तेमाल न करने देवें। विद्यार्थियों को समूहीकरण न करने देवें, यानी एक साथ बैठ के वो प्रश्न पत्र को हल न करें। और हर समय कक्षा में शिक्षक है वो उपलब्ध होना जरूरी है। इसके बाद में जो आकलन के दिन है वो शिक्षक को कैसे क्या करना है। तो आकलन के दिन शिक्षक निर्देश परीक्षा शुरू होने से पहले क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति सिंगल टिक जैसा आपने अभ्यास चरण में किया था वैसे करना है। जैसे OCR सीट के बारे में बताया गया है कि एक जो क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर पर टिक करना है। पहले हल करने के लिए रफ सीट का उपयोग करें और फिर OCR सीट पर उतर दें। यानी जैसे स्टूडेंट है वो जो प्रश्न को हल करेगा उसको रफ वर्क करना है, उसके लिए अलग से आप कागज़ प्रोवाइड कराएं। बॉक्स पर सही निशान लगाएं व निकालने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। पेंसिल का उपयोग करना दोस्तों इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं।
प्रश्न को ठीक से पढ़ें, OCR पेपर में सीधे उत्तर न दें, पहले रफ शीट पर उत्तर लिख लें, उसके बाद में उत्तर दें। कागज़ पर अपना नाम, रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना है। अगर आपको कोई शंका है तो हाथ उठाएं और दूसरे को कागज़ न दें। यानी अगर स्टूडेंट को कोई समस्या आ रही है तो वो हाथ उठाएगा और शिक्षक उसका समाधान करेगा। इसके बाद में निरीक्षण, संग्रहण व शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी। प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना जरूरी है। यानी कक्षा एक जो आपने रूम बनाए हैं उसमें प्रत्येक के अंदर एक शिक्षक कंपलसरी ही है। वो उसमें जैसे रिलीवर है वो वगैरह की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। वापस जमा कराते समय OCR पेपर को फोल्ड नहीं करना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के लिए है। और अलग अलग ग्रेड के छात्रों को पेपर के अलग से एकत्र किए जाने हैं। स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे हेल्प कर सकते हैं? आकलन के दौरान 3 से 5 के शिक्षक किस प्रकार बच्चों को मदद कर सकते हैं जिससे वे सही तरह से OCR भरें, वह चीटिंग भी ना हो। इसके अंदर आप हिंदी के अंदर क्या कर सकते हैं? शिक्षक वो प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। पैसेज पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्र रूप से पेपर उत्तर देना चाहिए और गद्यांश व पद्यांश रूपी प्रश्नों में कोई सहायता नहीं करनी चाहिए। यानी आप उसको पढ़ने में मदद कर सकते हैं, उत्तर देने में नहीं कर सकते। इंग्लिश में शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और उन्हें प्रश्न का समझने में भी मदद कर सकते हैं। हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। गद्यांश व पद्यांश रूपी प्रश्नों में कोई सहायता नहीं करनी है। वही आप इंग्लिश के जो प्रश्न पत्र है उसको पढ़ने में मदद कर सकते हैं, उसका अनुवाद भी बता सकते हैं, लेकिन आप आंसर आपको नहीं बताना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है? शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने व प्रश्न को समझने के लिए उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिशा निर्देश है दोस्तों कि आकलन के पश्चात OCR का उपयोग क्या करना है, कैसे करना है। कक्षा 6 से 8 उत्तर पत्र की फ़ोटो खींचने पर इनके QR कोड के द्वारा जांचा हुआ डेटा एंट्री स्वतः ही हो जाएगी। आपको जो ये OCR शीट है उसको आप सही से स्कैन करना बताया गया है। इसके बाद में तो कक्षा 3 से 5 के उत्तर पत्र के दाहिनी और ऊपरी किनारे पर एक बड़ा QR कोड दिखाई देगा। स्कैनिंग प्रक्रिया से पहले आप QR कोड को स्कैन करें और फिर पेज की फ़ोटो लेंगे जो इसके अंदर दिखाया गया है। ये जो इसका कोड है ये आप किसी भी हालत में काटना नहीं है, ये फ़ोटो में आना ज़रूरी है। अधिक प्रश्न होने के कारण कक्षा 3 से 5 की OCR के पेज 2 होंगे और हर पेज को स्कैन करने से पहले QR कोड को स्कैन करना ज़रूरी है। कर लिया गया है, यानी आपको इसको अपडेट कर दिया गया है। तो ये था दोस्तों RKSM से संबंधित दिशा निर्देश। इसी तरह से ये वीडियो को आप जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।